तो जैसा कि विगत सप्ताह से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले हमारे सभी छात्र छात्र इस बात से बिल्कुल बहुत अच्छी समझ बना लिए होंगे कि आयोग का नज़रिया क्या है सवाल पूछने का। और आज की सीरीज इतनी बेहद खास है कि अभी तक अगर मैं आपको बताऊं, सबसे अधिक बार सवाल इसी सीरीज से पूछा गया है। तो स्किप नहीं कीजिए, जाइए नहीं, रुकिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, मैं ऐसा मानता भी हूँ कि कुछ सवाल हो सकते हैं हुबहू आयोग उठा करके यहीं से पूछ ले, इसलिए सीरीज आपके लिए बेहद खास है। और आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं आज की सीरीज पर कि आयोग ने 2017 में, 1999 में, 91 में और इधर 2021 में किस तरह के सवाल पूछे हैं, और इन सवालों को अगर दोबारा आपके सामने ये सवाल फिर आ जाएं तो आप इन सवालों को किस तरह से देखते हैं। आइए सीरीज शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला सवाल ही है, हाँ देखो, पहले तो सवाल को देखेंगे, लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा है वो है आपका स्थानीय स्वशासन का। लोकल गवर्नमेंट पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन पर। स्थानीय स्वशासन क्या है, इस पहल को कैसे लाया गया, क्या ये पहल हमारे संविधान में थी कि नहीं, और अगर नहीं थी तो इसकी डिमांड क्यों इतना ज़्यादा जोर पकड़ ली, और थी तो फिर इसके लिए ऐसी बातें क्या हो रही थी। हर एक बात पर एक बेसिक अगर तथ्य हम बात करें कि लोकल गवर्नमेंट की पहल सबसे पहले कहाँ से होती है। वैसे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं, बहुत दर्शन करेंगे, थोड़ी सी समझ अगर मैं आप तक पेश करूँ और बताऊँ तो देखिए, सबसे पहले इसकी स्थानीय स्वशासन की जब हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की स्थानीय स्वशासन, तो इसके ऐतिहासिक पहलू की हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल इसके वर्तमान के पहलू की चर्चा करें। तो स्थानीय स्वशासन की पहल आधुनिक समय में हमारे इस पर भारत में, ये स्थानीय स्वशासन की पहल कहाँ पर बात हो रही है, हमारे देश भारत में। तो भारत में स्थानीय स्वशासन पर एक अग्रणी पहल शुरू किया किसने, ब्रिटिश सरकार ने। और ब्रिटिश सरकार ने इस पर अगुवाई करने में भी कहते हैं लेट कर दिया, लेकिन ठीक है, ये कौन कौन से हमारे घर के थे कि जो इन्हें देर हो गई या पहले आ गए, इसे लेना देना क्या था। ये मालिक बन बैठे थे, भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का। फिर भी ये इनको ये लगा कि भारत में रहते हुए कि ऐसा होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट को भी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और ये पहल अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये पहल जो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले पहल शुरू की, तो ये पहल लगभग 1864 के आसपास इसकी सुगबुगाहट होने लगी कि स्थानीय संस्थाओं को भी स्वायत्तता दी जाए। और ये पहल अपनी पराकाष्ठा पे तो तब पहुंची जब कहते हैं कि 1870 के लगभग में, 1870 में लॉर्ड मेयो के काल में, भारत के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार प्यारे साथी क्या हुआ कि पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। पहली बार यह घटना हो रही है, इसके पहले तक कभी नहीं हुआ था, आधुनिक तौर पर तो नहीं हुआ था, प्राचीन इतिहास की बात छोड़ दिया जाए तो वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया गया। स्वायत्तता प्रदान किया किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। यह एक अहम फैसला था भारत के संदर्भ में, जहां कहते कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं होता तो तिनका भी सहारा बहुत होता है। और ये पहल और आगे कैसे बढ़ी, तो इसकी पृष्ठभूमि अगर आप और देखेंगे तो पहल तो आगे बढ़ना तब शुरू हो गया जब बात किया जाए कि पहल की शुरुआत आगे बढ़ना कैसे हुई। तो इसके बाद 1870 के बाद का अगर बात करते हैं तो सबसे क्रांतिकारी पहल शुरू हुआ लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन, आप जब भारत के गवर्नर जनरल पढ़ते हैं तो दो गवर्नर जनरल आप खूब बेहतर सुनते हैं। एक तो भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर लॉर्ड रिपन, और एक भारत का सबसे अलोकप्रिय गवर्नर लॉर्ड कर्जन। तो बात यहाँ लोकप्रिय गवर्नर की है, लॉर्ड रिपन की, जिनका कार्यकाल लगभग 1880 से 84 के लगभग में माना जाता है, पर यहाँ कार्यकाल का कोई विशेष महत्व नहीं है। लॉर्ड रिपन का क्या ऐसा प्रयास था, तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया भाई, स्थानीय स्वशासन के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। स्थानीय स्वशासन के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया, और जो प्रस्ताव इन्होंने पारित किया, पेश नहीं पारित किया, उस प्रस्ताव के तहत इन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में, केवल एक खंड में इन्होंने बात नहीं की, बल्कि कहा कि संपूर्ण भारत में आप स्थानीय स्वायत्तता 2 खंडों में रख सकते हैं।
संपूर्ण भारत के संदर्भ में। और संपूर्ण भारत के संदर्भ में दो खंडों में किस तरह से, तो एक तो इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला बोर्ड, जिला स्तर पे बात किया प्यारे साथी इन्होंने किसका, जिला बोर्ड का, कि जिला स्तर पर एक जिला बोर्ड बनाया जाए। और तालुका स्तर पर, तालुका स्तर पर अगर बात करते हैं तो तालुका स्तर पर तालुका बोर्ड की बात की। भारत में ये पहली बार बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी पहल थी जब भारत में पहली बार लिखित रूप में ये प्रस्ताव पारित किया गया। और प्रस्ताव जब पारित हुआ तो कहते हैं इसी प्रस्ताव के पारित होने की वजह से इसे हम लोग स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र, जब कोई अधिकार आपको पहली बार लिखित रूप में मिलता है तो उसी को मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र कहते हैं। और इस काम का क्रेडिट लॉर्ड रिपन को कुछ ऐसे दिया गया कि इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, जनक भी इनको कहते हैं। और बाकी मैंने बताया कि भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर किसे कहा जाता है, तो भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर यही है, भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर लॉर्ड रिपन। ये पहल तो हुई, लेकिन अब इस पहल से अगर आगे मैं आपको बताऊं प्रमुख बातें जो हुई वह और भी विस्मरणीय और यादगार तो पहल तब हुआ जब कहानी यहां से एक अलग रुख मोड़ ली। और मोड़ कब ली, तो कहते हैं ये इस कार्यकाल और समय के बाद स्थिति क्या हुई कि ये घटना भी हुई, एक भारत में एक व्यापक पहल थी, पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये क्रांति भी थी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कि निचले स्तर, गांव स्तर और शहरी स्तर के क्षेत्रों में भी जो संस्थाएं हैं उनको भी सरकार विधान में, सतही स्थानीय स्तर पे कानून में मान्यता देने का प्रावधान कर रही है। 1907 में एक शाही आयोग बनाया गया। 1907 में एक शाही आयोग बना, शाही आयोग का गठन किया गया। और इस शाही आयोग ने रिपोर्ट अपनी दी। इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कब, तो इसने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी 1909 में। और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि भाई स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय संस्थाओं के विकास की बात की। ऐसा कहे सब समझे तो ज्यादा सही है। स्थानीय संस्थाओं के विकास की इन्होंने बात की कि विकास इसका होना चाहिए, या कुल मिला के स्थानीय संस्थाओं को क्या मिलना चाहिए, स्वायत्तता मिलना चाहिए, स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। लेकिन ठीक है, सरकार ने रिपोर्ट सुन लिया और फिर तख्त में पड़ा ही रहा। कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, 1909 का एक्ट आया, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। 1919 के एक्ट ने जो झलक दिखाई है वो झलक तो थोड़ा सा यादगार हुई। अब 1919 के एक्ट में पहली बार क्या किया गया, आप सब पढ़ते भी हैं कि यहीं पर हुआ क्या 1919 के एक्ट में, कि दैध शासन शुरू किया गया, दैध शासन। और ये पहली बार दैध शासन शुरू किया गया कहां, प्रांतों में। और 21 एक्ट के द्वारा 1919। अब आप कहोगे कि दैध शासन क्यों पढ़ा रहे हैं आप, तो दैध शासन का महत्व है, क्या महत्व है इस पर बात करते हैं। इसी दैध शासन के तहत पहली बार क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शामिल किया गया। हस्तांतरित विषय में इसको शामिल कर दिया गया, जिसपे गवर्नर अपने चुने हुए मंत्रियों के माध्यम से शासन करेगा। यहां मैं दैध शासन आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बस बता रहा हूं। और यह पहल और स्वरूप तो तब लिया जब 1935 के एक्ट में पहली बार, है ना, स्पष्ट रूप से, पहली बार, ये ध्यान में रखना, स्पष्ट रूप से कहते हैं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को
राज्य विषय घोषित किया गया, राज्य का विषय इसे घोषित किया गया। तो राज्य का विषय ये घोषित कब हुआ? 1935 के। और आप खूब जानते हैं हमारे यहाँ इस स्थानीय स्वशासन की डिमांड करने वाले हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी की पहल थी। गांधी जी की जो सबसे, गांधी जी का सपना भी था और पहल था, तो गांधी जी का स्वराज्य, गांधी जी का स्वराज्य का या स्वशासन का जो इनका सपना था, स्वराज्य या स्वशासन, गांधी जी चाहते थे कि स्वशासन स्वराज्य के माध्यम से स्थापित हो। और जितने गांधीवादी विचारक या गांधीवादी नेता थे वो भी इस बात से सहमति दर्शा रहे थे कि नहीं चाहिए। और जब संविधान सभा में इस बात की पहल हुई, तो यहां अगर मैं नोट डाउन कर दूं इस बात को, तो विशेष तौर पे आप ध्यान रखना कि जब संविधान सभा में ये बातें उठी तो जितने गांधीवादी विचारक थे, गांधीवादी विचारक जो थे या गांधीवादी नेता कह सकते हैं, गांधीवादी विचारक या गांधीवादी नेता, इन सभी ने क्या किया? संविधान सभा में समर्थन कर दिया। संविधान सभा में समर्थन किया। और समर्थन किसका किया? स्थानीय स्वशासन का। और जब इन्होंने स्थानीय स्वशासन का समर्थन किया तो संविधान सभा के सदस्यों ने इस विषय को उस समय की हालात और दशा को देखते हुए इसे तत्काल लागू करना, त्वरित गति से लागू करना, देश की हालात भी वह नहीं थी, स्थिति भी नहीं थी, तो इस बात को हमारे संविधान सभा के सभी मर्मज्ञों ने इस बात को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया कि इसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कहा कि ठीक है, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने अपने यहाँ क्या करे, पंचायतों का गठन करे। अब ये तो बात कह दी गई, तो हम कहेंगे गांधीवादी विचारक या गांधी जी की विजय तो नहीं हुई, लेकिन ठीक है कि चलो संविधान में इसको रखा गया, अनिवार्य न सही, कर्तव्य के रूप में ही। चलो आज नहीं तो कल कभी कभी तो होगा। इसको आने में एक लंबा समय लगा, और वो लंबे समय की एक छोटी सी अगर हम चर्चा और करते हैं तो विशेष तौर पे आपकी जानकारी और बेहतर हो जाएगी। तो इसे एक अगले पेज पर हम लेकर इस बात को आपको और भी बेहतर रूप से समझाएं अगर, तो ये समझो कि ये पहल और स्तर पे कैसे आई। देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि केवल हम सवाल को समझने के दृष्टिकोण से एक बेसिक पहल आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिक पहल इसीलिए कि ताकि आपकी एक अच्छी समझ बन जाए। अब जब स्थानीय स्वशासन की पहल आई और बात होने लगी, तो सबसे पहले कहा गया, पंडित नेहरू की सरकार बनी। आप जानते हैं 1952 में पहली वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सरकार। तो पंडित नेहरू ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास योजना है और हम क्या करते हैं कि पंचायतों के या स्थानीय स्वशासन के लिए एक संस्था का गठन उन्होंने किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एक कार्यक्रम ही शुरू किया, या संस्था भी कह सके आप, जो भी चाहे जिस रूप से समझ पाए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। इससे लगा कि हो सकता है बिना पंचायत के लागू किए ही ये कार्यक्रम बहुत व्यापक रूप से भारत में लागू होगा, और हो सकता है कि गांव स्तर पे और शहरी स्तर पे जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना है, क्योंकि जानते हैं जीवन का दो ही उद्देश्य, इसका भी दो उद्देश्य वही था कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति था, कि स्थानीय और यानी स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति किस तरह से हो। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी चीज होती है, इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अर्थव्यवस्था आपके साथ है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अगर आर्थिक संपन्न है तो सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, और बहुत बेहतर सामाजिक है, बड़ी प्रतिष्ठा आपकी है, पर आपका आर्थिक स्थिति नहीं सही है, तो केवल झूठा लोग नमस्कार जयरमी करेगा बस।
और आपके पास अर्थव्यवस्था है, पहुंचे आप चौराहे पे 10 लोगों को बोलो सबको चाय पिलाओ, समोसा खिलाओ, अगले दिन से लोग प्रणाम करना शुरू करेंगे और 3-4 दिन लगातार आप चले गए तो आपके लिए लोग किसी का मर्डर कर सकते, मतलब कुछ भी आप कह दोगे तैयार हो रहेंगे। उनसे आपका परिचय नहीं हुआ। एक कहावत ना कि दादा बड़ा भैया, दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ी रुपया। पैसे का बड़ा खेल है। पैसा कितना भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन जब तक आपकी जेब में है आपको गिरने नहीं देगा। इसमें बड़ा दम है ना। एक बड़े लेखक ने लिखा इस बात को और समझने में भी इस बात को लगा कि कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मुझे भी कोई प्यार करेगा, मैंने सोचा कि मुझे भी कोई प्यार करेगा, दिल ने पूछा कि तेरे जेब में पैसे हैं क्या। ये समझ लो पैसा कितना कीमती है। मैंने सोचा था कि मुझे भी कोई प्यार करेगा, दिल ने सोचा कि क्या पैसा है तेरी जेब में। तो पैसे का बड़ा मूल्य है और बड़ा महत्व है। तो इस उद्देश्य से इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। और ये पहल इसलिए लाई गई कि 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी इसके बड़े हितैषी थे, तो हुआ कि भाई गांधी जी की ही याद को जीवंत रखा जाए। और इसका जो पहला कार्यक्रम था, इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो स्थापित पहला कार्यक्रम था वो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में इसका पहला स्थापित कार्यक्रम था। लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी कि नहीं हो सकी, भाई मेरे, सरकार ने कहा कि चलो गांव, दिल्ली से गांव का विकास करो। अधिकारियों ने कहा ठीक है। सारा का सारा खजाना जो है वो गांव तक पहुंचा ही नहीं। बाद में 1985 की 86 के आसपास में राजीव गांधी जी ने पंचायतों के संदर्भ में एक बार फिर हिमायत की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लागू किया जाए। तो उन्होंने पंचायत के संदर्भ में एक अच्छी बात कही, एक एनालिसिस में कहा कि भाई आज भी क्या होता है, दिल्ली में किसी एक किसान के नाम 10 रुपये दिल्ली से चला और पहुंचते पहुंचते उस किसान के नाम या उस व्यक्ति के पास केवल 1 रुपये पहुंचता है। बोले 9 रुपए कहाँ चले गए? बोले रास्ते में फाइलों में खर्चे हो गए, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाते जाते 9 रुपए घिस गए। अब तो बहरहाल सरकार वर्तमान समय में डिजिटल इंडिया है, अब तो डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर की स्थिति है कि वहीं से क्लिक हुआ सीधा आपके खाते में आ गया, बिचौलिया नहीं। लेकिन अभी भी है ये चीजें, जो स्थानीय स्तर पे हैं वो इस बात को जान रहे हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं वो भी इस बात को जान रहे हैं कि घपला हर स्तर पे चल रहा है बहरहाल, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कम हुआ ये बात को लेकर। अब कहते हैं कि गांव का आर्थिक और सामाजिक विकास तो नहीं हो पाया, लेकिन अधिकारियों का खूब हुआ। पूरा का पूरा सिस्टम फाइल में सिमट कर रह गया। और इसके बाद कहते हैं इसकी समीक्षा के लिए हुआ कि भाई समीक्षा किया जाए, और ये कामयाब नहीं हुआ तो समीक्षा के लिए फिर कमेटी बनाई गई। और आप सभी जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी आई और इस कमेटी का गठन किया गया बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1959 में। और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू किया जाए। इन्होंने सिफारिश किया कि त्रिस्तरीय अब पंचायत लागू कर सकते हैं। त्रिस्तरीय फार्मूला दिया, इसलिए बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती व्यवस्था का शिल्पकार कहते हैं या संस्थापक। व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी बात रखी, इसमें पूरे भारत में सर्वे किया। लेकिन अभी भी जो त्रिस्तरीय फार्मूला इन्होंने दिया, बाद में सरकार ने इनकी बात को सहमति भी रखा और सहमति रखा गया। इन्होंने कहा कि अपने फार्मूले में कि भाई त्रिस्तरीय जो फार्मूला हो उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो और ब्लॉक स्तर पर खंड पंचायत हो, खंड पंचायत या पंचायत समिति भी इसको कहेंगे, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, जिला पंचायत या जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय इन्होंने बात की। लेकिन फिर भी अगर आप इस बात को समझें तो अभी भी क्या है कि जहां पर बंगाल में बात करें तो बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत नहीं, बल्कि बंगाल में
कई स्तरीय है, 4 स्तरीय पंचायत है। और वहीं तमिलनाडु के क्षेत्र की बात करें अगर तो वहां 1 स्तरीय ही पंचायत है, ठीक है। लेकिन अधिकांशतः भारत में त्रिस्तरीय। और जब ये हुआ तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने आनन फानन में फैसला भी लिया और 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायत को लागू किया गया। कहां पर? राजस्थान के नागौर गांव में, नागौर जिले में। नगदरी गांव है, नागौर जिला है, नागौर जिले में। और कहते हैं इसी तिथि पर संपूर्ण राजस्थान में व्यवस्था लागू की गई पंचायत की। और फिर 1959 में ही, 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ, आंध्र प्रदेश में। और फिर धीरे धीरे ये भारत में पसरता गया। 1960 में असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इस तरह से धीरे धीरे ये पूरे भारत में पसरता गया। लेकिन अभी भी पंचायत को संवैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, जो कि इन्होंने शासन के विकेंद्रीकरण की भी बात की थी बलवंत राय मेहता ने। इसके बाद हमारी कुछ कमेटियां गठित हुई जिन्होंने पंचायत को एक नया रूप देने के लिए अलग अलग सिफारिश की। अशोक मेहता कमेटी आई, अशोक मेहता समिति, मेहता समिति। 1977 में फिर आया आपका GV के राव कमेटी और LM सिंघवी समिति। इस तरह से सभी जब हम लोग क्लास में बात करेंगे तो इस पर डिटेल में आपको खूब बढ़िया से समझाऊंगा। बस समझना कि ये सभी पंचायतों से संबंधित अपनी रिपोर्ट दे रही हैं और बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सेशन है तो इस पे बहुत ज़्यादा लंबा हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और फिर आया आपका थुंगन कमेटी, थुंगन कमेटी। और गाडगिल फार्मूला या गाडगिल समिति का भी थोड़ा सुझाव था, गाडगिल कमेटी 1988 में। ये था पंचायत का एक ढांचा बनाने का प्रयास। फिर भी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की अगर जानकारी आप जानेंगे तो आपका समझो कि ये बेसिक पूरा आपका एक तैयार हो जाएगा, एक अच्छी समझ आप बना लेंगे बेसिक पर। उसके बाद की कहानी क्या हुई तो इसको भी हम लोग यहीं पर समझ लें तो बेहतर होगा। एक पेज ले लेते हैं इस पर, इसी पर, हाँ, कि इसके बाद क्या पंचायत लागू हो गया। तो ये सभी कमेटियों ने अलग अलग स्तर पे अपनी बात की, रिपोर्ट दी, सरकार कुछ रिपोर्टों को माना, कुछ को नहीं माना, ये सब चलता रहा। इसके बाद भी कहते हैं क्या हुआ, राजीव गांधी सरकार ने इसको लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने भी प्रयास किया क्योंकि उनके काल में ही 64वां व 65वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जो एक सदन से पास हुआ लेकिन दूसरे सदन में पास नहीं हो पाया, पास ना हो सका दोनों सदन से। तो अभी भी पंचायत को शायद वो स्थिति नहीं मिल सकी जो मिलना चाहिए था। और उसके बाद कहते हैं बीपी सिंह सरकार ने भी इसका प्रयास किया, बीपी सिंह सरकार ने भी प्रयास किया 1990 में। लेकिन बीपी सिंह सरकार का भी प्रयास जो था पंचायतों को लेकर के लागू कराने का, वो प्रयास क्या रहा, असफल ही रहा, सफल नहीं हो पाया। मंजर आगे स्थिति और बढ़ी, तब कहते हैं कि अब बहुत समय हो चुका था, लगातार डिमांड की जा रही थी। 1952 से प्रयास था, बहुत सारी कमेटियां गठित हो गई, पंचायत कब आएगी ये देखते देखते कितने लोग बूढ़े हो गए, कितने लोग स्विच ऑफ हो गए, धरती पर रह ही नहीं गए कि पंचायत आएगी, वोट करेंगे, बहुत सारी स्थितियां थी। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद फिर क्या हुआ कि पहली बार ऐसी स्थिति हुई कि इसको मान्यता के लिए पेश किया गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और उसी वर्ष एक और संशोधन किया गया, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन से पंचायत और 74वां संविधान संशोधन से शहरी स्वशासन या नगर पालिका भी आप कह सकते हैं, शहरी स्वशासन या नगर पालिका। और इन दोनों को प्यारे साथी इस बात को खूब ध्यान में रखना, इन्हें क्या स्थिति मिली, इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पहली बार
अब दोनों आपके सामने लिखा गया है किस संशोधन से। तो इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत को 73वां संविधान संशोधन से और नगर पालिका शहरी शासन को 74वां संविधान संशोधन से। और ये दर्जा दिया गया किस प्रधानमंत्री के काल में? तो थे पीबी नरसिम्हा राव साहब। पीबी नरसिम्हा राव की सरकार ने, सिम्हा राव की सरकार ने इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया और इस पर इसे कानूनी जामा पहनाने में हस्ताक्षर करने वाले हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा साहब। शंकर दयाल शर्मा ये हमारे महामहिम थे, इन्होंने हस्ताक्षर किया और इस तरह से इसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया। किसके सरकार में? ये बात है। अब यहां से जब हम लोग बात करते हैं कि शासन के दो स्वरूप, एक तरफ आ गया क्या? पंचायत, और दूसरी तरफ आपका क्या बना? नगर पालिका। बस यही बेसिक बात है जिन्हें समझकर आप पूरे सवालों को अभी एक 5 मिनट में हम लोग इस पूरे सवाल को, आयोग के पूछे गए सभी सवाल को 5 मिनट में हम लोग पूरा करेंगे, 5-7 मिनट में। बस ये बेसिक समझ गए आप। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नगर पालिका को 74वां संशोधन से द्वारा। और आप जानते हैं पंचायत का जिक्र हमारे संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 में अनुसूची 11 में इसका जिक्र है और इसमें कुल विषय हैं हमारे पंचायत में 29 विषय, और इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, 243 खंड ओ तक इसका जिक्र है। 243 से 243 खंड ओ तक। ये तो बात किसकी थी? पंचायत की। और एक बात जो खास आपको ध्यान रखना है कि पंचायत लागू कब हुआ, ये तिथि आप खूब बेहतर जानते हैं, 24 अप्रैल 1993 को। क्योंकि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया और 24 अप्रैल को लागू हो गया। इसलिए आज भी हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां अगर हम लोग शहरी शासन या नगर पालिका की बात करें तो सेम दोनों बातें एक समान अगर करें कि वह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये 74वां संशोधन से। इसका जिक्र संविधान के भाग किसमें है? तो इसका जिक्र संविधान के भाग 9A में है और ये अनुसूची 12 में किया गया है। इसका प्रावधान किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 12 में है। और प्यारे साथी इसमें नगर पालिका या शहरी शासन, इसमें विषय कितने हैं? 18। और अब बात करें अनुच्छेद की तो इनका जिक्र है अनुच्छेद 243 खंड पी से लेके 243 खंड जेड जी तक। और ये लागू कब हुआ? ये सवाल आपको और भी बेहतर बनाता है। तो ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को। बाकी सेम बातें ध्यान में रखना है कि पंचायत के संदर्भ में 2 अनुच्छेद अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। वैसे सभी कई खंड हैं जो उत्तर प्रदेश दरोगा के छात्र तो रटेंगे भी, लेकिन आप वैसे भी ध्यान रखें। 243 खंड डी, 243 खंड आई और 243 खंड के। 243 खंड डी में क्या है? आरक्षण है। आई में वित्त व्यवस्था, वित्त का प्रावधान किया गया, वित्त आयोग का। और के में निर्वाचन। बाकी ग्राम सभा का जिक्र 243A में है। 243A में ग्राम सभा का जिक्र है और ग्राम सभा के गठन का जिक्र बी में है, उसकी संरचना का जिक्र है सी में। ठीक है, तो इस तरह से इस बातों को, अब ये बेसिक बातें अगर आप समझ गए कि किस तरह से ये स्वरूप हुआ और कैसे कैसे चला, तो अब बारी आती है सवाल की। और अब यहां से आप उम्मीद है फायर करेंगे। ठीक है, आपने ये देख लिया, ठीक है, कि कहां से हम लोग शुरू किए थे। आइए पहले सवाल पर सवाल पढ़ते हैं, फटाफट आंसर करते हैं। और अब आपकी बारी है, क्योंकि आप बेसिक अगर समझ लिए तो आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, हमारे बताने से पहले आपका आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव नगरी स्तर की सरकार को वर्ष 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज्य प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया। कब? 1947, 92, 50, 74।
तो अब कमेंट करो फटाफट। 1992 में किसकी सरकार थी, कौन मंत्री बना था, राष्ट्रपति कौन था, ये सब आप जानते हैं और ये बात अभी हम लोगों ने बेसिक किया भी। अब सवाल इस पे अगला सवाल आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी त्रिस्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है। ग्राम पंचायतें, जिला पंचायत समितियां, ग्राम सभा। तो अभी हम लोगों ने बात किया ग्राम पंचायतें सबसे निचले स्तर पे मानी जाती हैं और इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। इस पर भी आपने बात किया, देखा खूब बढ़िया से। अगला सवाल है 1993 में लागू संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया। किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 73वां संविधान संशोधन से पंचायत और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय शहरी शासन या कहें नगर पालिका की बात करें। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4, 3, तो 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष पहले भी क्या उनको पद से हटाया जा सकता है, तो पद से हटाया जा सकता है मुखिया को। तो कैसे, तो इन पर भी, इनको भी जो सदस्य होते हैं 2/3 समर्थन से अगर इनके खिलाफ प्रस्ताव ला दें तो इनको पद से मुक्त किया जा सकता है। या अगर मुखिया का किसी करप्शन के आरोप में मुखिया को पदच्युत किया जाता है तो क्या होगा, तो अगर मुखिया 5 साल के लिए है और उसे पद से हटाया गया तो शेष कार्यकाल के लिए अगला मुखिया होगा। शेष जो कार्यकाल बचा होगा, शेष कार्यकाल के लिए जो मुखिया चुना जाएगा वो केवल शेष कार्यकाल के लिए रहेगा। मान लो ये 5 वर्ष के थे, 6 माह बाद इनको 6 माह जैसे इन्होंने इस पद पर रहे मुखिया के ओहदे पे, इनको क्या किया गया, हटा दिया गया या इनके प्रति महाभियोग लाया गया। अब शेष कार्यकाल कितना बचा है, तो 4.6, तो शेष कार्यकाल इनका कितना होगा, 4.6 का। लेकिन अगर केवल 6 माह का कार्यकाल बचा हो फिर इनके खिलाफ इनको पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया और पारित कर दिया जाए, तो क्या अगला मुखिया आएगा कार्यकाल के लिए? नहीं, क्योंकि कोई मुखिया तभी आएगा जब वो बजट, 1 वर्ष का वित्तीय बजट कम से कम पेश कर सकता हो, तभी अगला मुखिया आएगा। अगर 6 माह बचा है तो अगर इनको पद से हटाया भी जा रहा है तो ये हटेंगे नहीं, ये अपने कार्यकाल में बने रहेंगे। अगला सवाल है इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है। सही मिलान को आपको पहचानना है। ग्राम स्तर पे, गांव स्तर, ग्राम पंचायत गांव स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। तो पहला ही कथन क्या है, सही है। अभी हम लोगों ने त्रिस्तरीय फार्मूला देखा है। मैंने कहा ना कि 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे हमको सॉल्व करने में, बस आपने बेसिक अगर समझ गए, यही बेसिक है। और उसको मैंने बस एक थोड़ा सा आपको स्वरूप दिखाया, बाकी क्लास में मैं आपको बिल्कुल क्रमबद्धता से पूरे इतिहास की निचोड़ पहुंचाऊंगा, वो भी फ्री में बताऊंगा, ठीक है ना। शुल्क नहीं लगेगा इस प्लेटफॉर्म पे, यही एक आनंद है कि शुल्क नहीं लगेगा, तो इसलिए आप इसका आनंद लेते रहें। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? अब कमेंट करके आप फटाफट बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था। तो अभी हम लोगों ने बात भी किया, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, और उसके बाद 1959 में ही क्या आंध्र प्रदेश ने भी अपनाया था, लेकिन पहला क्या है, राजस्थान। अब आप कमेंट करो कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, ताकि आपको याद हो जाए। पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है 3, 5, 6, 4। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि कई स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, जिस पर मैंने आपको बताया। चलो मैं लिख देता हूं, आप कमेंट कर दो। ग्राम स्तर पे कौन सी स्थिति होगी, खंड स्तर पे क्या स्थिति होती है, और जिला स्तर पे, ये आप कमेंट करो। और कमेंट करोगे तो उम्मीद है कि आपकी जानकारी बेहतर होगी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये कब जोड़ा गया था, कमेंट करके मुझे बताओ। अब आपकी बारी है, क्योंकि ऐसे आसान सवाल आप गलत नहीं करेंगे, उम्मीद हमें ऐसा है, ठीक है। 1989, 51, 85, 92। अभी तो हम लोगों ने बात किया 1992 का, है ना। 73वां संविधान संशोधन से पंचायत और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से शहरी निकाय। भारत में महिलाओं को इनमें से कौन से संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त हैं? महिलाओं के आरक्षण हर स्तर पे पंचायत के अध्यक्षों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ राज्य हैं जहां पर अभी 2009 से प्रावधान किया गया है कि हमारे कुछ राज्य हैं जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश,
अगर बात करें तो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। यहां पर महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है, देखो दोनों कथन पे अगर हम लोग बात करते हैं कि दूसरा कथन कह रहा है कि महिलाओं के आरक्षण प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव भरने वाली संख्या का 1/3 से कम नहीं। तो केवल पी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ना, डी नहीं। केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा? पी वाला, ठीक। आते हैं अगले सवाल पे। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को, देखो अभी हम लोगों ने बात किया कि पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख किया गया है? जिला सभा, ग्राम सभा, नगर पंचायत सभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्राम सभा। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? आप कमेंट करो। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? आप कमेंट करके बताओ। तो ग्राम सभा का गठन किस तरह से होता है? गांव में ग्राम स्तर पे जितने भी वयस्क मतदाता हैं उन्हीं को लेकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है ना। कहते हैं प्यारे साथी, संघर्ष से कभी हार नहीं मानना चाहिए, लड़ते रहो। वही हकदार हैं किनारों के, वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दें अपने प्रवाह से धारों को। तो जो जिनमें ये स्थिति है कि वो धाराओं को बदल देंगे, वो हकदार हैं और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल और ही आसान है और खास सवाल है। संविधान के अनुच्छेद 243(4) के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? तो अभी हम लोगों ने बात किया 5 वर्ष ही कार्यकाल होता है। भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है? पंचायत राज की स्थापना, सत्ता का हस्तांतरण, ग्रामीण और की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना ही सिद्ध करती है। तो बेसिक आपने देखा और बेसिक के स्तर पे किस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही पढ़ना है कि एक बार आप क्या करो, पूरे बेसिक को तैयार करो और फिर प्रीवियस ईयर को देखो, तो इतना आसानी से सॉल्व होगा। आपको लगेगा तो मजाक है। देखो बेसिक समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर को कितना टाइम लगा? 5-7 मिनट बस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खूब जबरदस्त मेहनत करो और एकदम तूफान मचा दो अपनी तैयारियों में। कहीं भी 1 मिनट का भी रुकना नहीं, झुकना नहीं, है ना। कहते हैं जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जी हाँ, तूफान कितना भी भयंकर हो, भयावह हो, पर रुके रहना है ना, मान के रहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं एक और सेशन में, ऐसे ही बेहतर खास सेशन में। तब तक के लिए उम्मीद रखेंगे कि आप खूब मस्त व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। जितना जरूरी पढ़ाई है उतना बेहतर जरूरी है स्वस्थ रहना। इसलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। पढ़ाई को मजबूरी मत बनाओ, पढ़ाई को जरूरी बनाओ, क्योंकि भाग्य उसी का सहयोग करता है जो कर्मठी होता है। कर्महीन के साथ भाग्य भी सहयोग नहीं करता है। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।